नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में कक्षा 12 की NCERT की श्रृंखला में आज हम कक्षा 12वीं में भूगोल के पाठ 6 जो कि पुस्तक 2 का पाठ है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज पर बात करेंगे। क्या है जल संसाधन, भारत इसका कैसे उपयोग करता है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जल संसाधन को लेकर भारत के द्वारा। हम राष्ट्रीय जल नीति पर भी बात करेंगे कि क्या उसका मेन पर्सपेक्टिव रहा। तो मेन बिंदु कि जल संसाधन, अब हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का हमारा जो अर्थ है उसका 71% भाग जो है वो जल है और इसी पृथ्वी का 29% भाग जो है वो क्या है, स्थल है। तो 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। अब ये जल जो है ये दो प्रकार का है, एक लवणीय जल यानी खारा और एक अलवणीय जल। अगर हम धरती पर कुल जल की यानी 71% को 100% माने तो 97% भाग लवणीय है यानी खारा पानी है जो कि महासागरों या खारी झीलों आदि में पाया जाता है। परंतु पूरी पृथ्वी का 3% जल ही अलवणीय है यानी मीठा पानी है जो कि हम पीने में या अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। और यही अलवणीय जल वर्तमान में एक दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है, यानी एक ऐसा रिसोर्स बनता जा रहा है जो कि बड़ा रेयर हो जाएगा। तो इसी जल की बात करेंगे कि ये जल संसाधन में कैसे है। हम इसको सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। अगर हम भारत दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है और 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और देश के पास विश्व के कुल जल संसाधनों का, ध्यान रखेंगे, भारत के पास विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% भाग आता है। कितने परसेंट भाग आता है? 4% भाग आता है। और जनसंख्या का लोग हमने बात कर ली 17.5% है। देश में प्रति वर्ष वर्षा से लगभग 4000 घन सेंटीमीटर जल जो है वो प्राप्त होता है। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, इसको आप किलोमीटर पढ़ेंगे। 4000 घन किलोमीटर जल जो है प्रति वर्ष वर्षा से प्राप्त होता है एक साल में। और इसमें अगर बात करें अगले डाटा की तो वो है धरातलीय जल का डाटा। भारत में धरातलीय जो जल है वो पूरे भूमिगत जल ये जो है 1869 घन किलोमीटर है। जो आप देख रहे हैं कि धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भूमिगत जल जो है वो 1800 घन किलोमीटर उपलब्ध होता है। इसमें साथ में पुनः प्रयोग का जल भी शामिल है। अर्थात हम केवल जल का 60% भाग ही जो है वो उपयोग करते हैं इसमें से केवल। इस प्रकार देश में इसका कुल उपयोगी 1122 घन किलोमीटर जल जो है वो उपयोग में लाया जाता है, जो इसका कितने परसेंट है? 60% है। तो कुल डाटा क्या क्या है? पहले तो विश्व का 71% भाग जल है, 29% भाग स्थल है। और ये जल कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, लवणीय और अलवणीय। लवणीय जल 97% जो कि महासागरों या खारी झीलों में पाया जाता है और अलवणीय जल 3% है जो कि एक दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है। देश में हमारा देश विश्व के कुल क्षेत्रफल का एरियाज का 2.45% है और पॉपुलेशन जो है वो 17.5% है। देश में कुल जल संसाधन 4% है। प्रतिवर्ष हम वर्षा से 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त करते हैं, जिसका हम 1122 घन किलोमीटर जो कि 1869 घन किलोमीटर का 60% है
इतना ही जल उपयोग कर पाते हैं, इतना ही जल उपयोग कर पाते हैं वे। अब जल संसाधन को आपकी किताब में 3 भागों में बांटा गया है। आपकी किताब में इस जल संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। हम तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहला है धरातलीय जल संसाधन यानी वाटर सरफेस। इसी के साथ दूसरा है भूमिगत जल संसाधन, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और तीसरा बिंदु है लैगून व पश्च जल। लैगून व पश्च जल 3 प्रकार का जल संसाधन भारत में उपलब्ध है। आप नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों में, नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों में जो जल देखते हैं वो कौन सा जल है? धरातलीय जल है। जबकि भूमि के अंदर भूमिगत यानी जो हम कुओं से या ट्यूबवेल से बाहर निकालते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है। लैगून में पश्च जल भारत में तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों के अंदर झीलें जो बनी हुई है उनका जो जल है उस पर बात हो रही है। तो 3 प्रकार के जल संसाधन है। पहला धरातलीय, दूसरा भूमिगत और तीसरा जो है वो लैगून व पश्च जल है। इन तीनों पर बिंदु वाइज बात करते हैं क्या क्या चीजें। धरातलीय जल, देश की कुल नदियां जिनकी लंबाई, डाटा पर बात करनी है पहले, जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है। देश में ऐसी नदियों की संख्या 10,360 है। तो 1.6 किलोमीटर से अधिक नदियां 10,360 है। और अगर भारत के सभी नदी बेसिन को मिलाया जाए तो इनका प्रवाह, अभी हमने बात की, 1869 घन किलोमीटर है। ये नदियों, झीलों, तालाबों और नहरों में पाया जाता है। धरातलीय जल का भारत 690 घन किमी ही प्रयोग करता है। इतना जल है टोटल, परंतु उपयोग इतना ही हो रहा है। और ये कुल जल का कितने परसेंट है? 32% जल ही हम धरातलीय जल का उपयोग कर रहे हैं। और इनमें भी बड़ी जो नदियां हैं वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 7 नदियां जो हैं वो धरातलीय जल संसाधन में उपलब्ध होती हैं। और देश के कुल 33% भाग पर ये 7 नदियां आपको देखने को मिलेंगी। और इन्हीं में भारत के कुल जल संसाधन का 60% जल पाया जाता है। तो हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात कर रहे हैं। तो ये देश के कुल जल संसाधन का 60% है, परंतु ये देश के 33% भाग पर फैली हुई है। चलिए, दूसरा है भूमिगत जल संसाधन। भारत में भूमिगत जल संसाधन लगभग जो है 432 घन किलोमीटर है। भूमिगत जल संसाधन 432 घन किलोमीटर है। और ज्यादातर ये उत्तरी पश्चिमी भारत, जहां नदियां इतनी नहीं है, और दक्षिणी भारत में ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो 2 एरिए भूमिगत जल संसाधन का अधिक प्रयोग करते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत। अब हमको एक बात ध्यान रखनी है, पंजाब, हरियाणा या यूपी जहां सिंचाई अधिक होती है वो अपने भूमिगत जल संसाधन का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। जबकि आप उड़ीसा को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, वो अपने भूमिगत जल संसाधन का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं। बाकी गुजरात, एमपी, ये सब स्टेट जो है वो मध्यम दर से भूमिगत जल संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है हमने कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु
अधिक प्रयोग कर रहे हैं भूमिगत जल संसाधन का, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, जबकि बाकी जो स्टेट है वो मध्यम दर से इसका उपयोग कर रहे हैं। तीसरा है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली लैगून झीलें। तो स्टेट बात है केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अभी हम बात कर चुके कि भारत की तट रेखा 7516.5 किलोमीटर है, जो कि बहुत अधिक दंतुलित है। दंतुलित का मतलब कटी फटी है, और जब कटा फटा होता है तो सागरीय लहरें इन गड्ढों में अपना जल जमा कर देती हैं। इस प्रकार से जल से बनने वाली झीलों को लैगून झीलें कहा जाता है। और ये लैगून झीलें चावल की खेती, नारियल की खेती और मछली पालन के लिए अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। तो तीसरे प्रकार का जल संसाधन है लैगून व पश्च जल संसाधन। तो तीन धरातलीय, भूमिगत और लैगून व पश्च जल। इसका हम 32% प्रयोग कर रहे हैं। ये 432 घन किमी है। हमने स्टेट वाइज नदियों पर बात की कि ये क्या कुछ था। अब एक बात पर बात करते हैं, भारत में जल की मांग और उसका उपयोग कहां कहां हो रहा है, क्या क्या जल की मांग है और उसका उपयोग कितना कितना है। तो दो बिंदु साथ फिर चलाएंगे। भारत में जल की मांग व इसका उपयोग क्या क्या है। तो पहले बात, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो सिंपल सी बात है, सिंचाई के लिए जल की मांग सबसे ज्यादा है खेती में। तो सिंचाई के लिए जल की मांग सबसे ज्यादा है, इसलिए कृषि उत्पादन और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस सिंचाई की मांग को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया और ये प्रथम नंबर पर आती है भारत के अंदर। और इसके लिए भारत सरकार ने भाखड़ा नागल सिंचाई के लिए, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, इसके अलावा अगर बात करें दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाएं चलाई गई। इसी सिंचाई की मांग को देखते हुए भारत सरकार ने जो है वो 5 योजनाएं चलाई, जो आपकी किताब में है, मैप पर भी इसे देखेंगे हम। अब हम पीछे 2 जल पढ़कर आए हैं, एक धरातलीय जल और एक पढ़कर आए हैं भूमिगत जल। पहली बात तो ध्यान रखना है, दोनों प्रकार के जल का सर्वाधिक उपयोग किस में हो रहा है। धरातलीय जल का भी सर्वाधिक उपयोग कृषि में, भूमिगत जल का भी सर्वाधिक उपयोग किस में हो रहा है, कृषि में हो रहा है। दोनों जल कृषि में उपयोग में लाए जाते हैं। धरातलीय जल का ये लगभग 89% है, जबकि भूमिगत जल का ये लगभग 92% है। तो दोनों प्रकार के जल सबसे अधिक कृषि में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा जल है उपयोग में लाया जा रहा है औद्योगिक सेक्टर में, यहां भी उद्योग और यहां भी औद्योगिक सेक्टर में। औद्योगिक सेक्टर में धरातलीय जल का 2% और भूमिगत जल का 5% प्रयोग में लाया जा रहा है। तो अब तक आप ध्यान रखेंगे कि दोनों प्रकार के जल में जो है वो भूमिगत जल जो है वो आगे है, परंतु यहां अगर आप बात करें घरेलू जल के अंदर इसका 9% यहां आ रहा है, जबकि भूमिगत जल का घरेलू जल में भाग 3% ही है। तो उपयोग में यह ध्यान रखना है
कि चाहे धरातलीय हो चाहे भूमिगत हो, दोनों में सर्वाधिक उपयोग किसमें हो रहा है? कृषि में हो रहा है। और कृषि में भी किस चीज के लिए हो रहा है? सिंचाई के लिए हो रहा है। औद्योगिक में इसका 2%, इसका 5%। घरेलू जल में ध्यान रखना है कि धरातलीय जल सर्वाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात। अब देश में सिंचाई में जल की मांग अधिक है। चलिए अभी हम कुछ महत्वपूर्ण नदी बेसिनों की बात कर लेते हैं भारत के अंदर, कि कौन कौन से नदी बेसिन कहां कहां स्थित है। इसे मैप के माध्यम से समझेंगे क्योंकि जरूरी है हमारे लिए, मैप पर ये आ सकता है। नदी बेसिन का मतलब एक नदी कितने अपवाह क्षेत्र में बहती है और भारत में इनका हिस्सा कितना कितना है। चलिए भारत में कुल नदी बेसिन, अगर आप इधर वाला मैदान देखेंगे ऊपर का, तो ये सिंधु नदी के बेसिन में आता है। किसके बेसिन में आता है? सिंधु नदी के। दूसरा, अगर आप इस भारत को देखेंगे तो सारा गंगा नदी के बेसिन में आता है। और अगर आप इधर वाला भारत देखें तो सारा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में आता है। तो तीन तो ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ में स्वर्ण रेखा, अगर आप इस तरफ बात करें तो लूनी और साबरमती, लूनी और साबरमती नदियां जो है वो इस तरफ के जल में आती हैं। वैसे आपकी बुक में साबरमती को अलग बांट रखा है ना, कुछ ऐसे करके। लूनी और साबरमती स्वर्ण रेखा के नीचे ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों का है। और इसी के साथ यहां स्थित है महानदी का बेसिन, ब्राह्मणी, वैतरणी और उसके साथ में है महानदी का बेसिन। फिर यहां माही, नर्मदा और ताप्ती, माही, नर्मदा और ताप्ती। और उसी के नीचे यहां आएगा गोदावरी का बेसिन, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी का बेसिन। इधर का सारा पश्चिमी तटीय अपवाह में आता है, पश्चिमी तटीय अपवाह बेसिन में आता है। और इधर की तरफ गोदावरी के नीचे कृष्णा, कृष्णा के नीचे पेन्नोर और पेन्नोर के नीचे कावेरी नदी का बेसिन है। कोई प्रश्न आया नहीं, फिर भी हम इसे एक बार देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से है। ध्यान रखेंगे भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का, कुल बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी जो है वो अपने कुल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई से पूरा करते हैं। और इस सिंचाई किन फसलों के लिए? गेहूं और चावल के लिए। तो नदी बेसिनों में पंजाब, हरियाणा और यूपी जो है इस फसल का, जबकि इनमें भी सिंचित क्षेत्र में 76.1% भाग पंजाब का सिंचित है, जबकि हरियाणा का लगभग 51.3% भाग निवल संचित क्षेत्र में आता है, शुद्ध बोए गए सिंचित क्षेत्र में, निवल सिंचित क्षेत्र में आता है इन दोनों का भाग। कोई प्रश्न आया नहीं वैसे। चलिए आगे हम सीधा बात करते हैं कि जल प्रदूषण का निवारण कैसे हुआ। आपके पॉइंट में इसके बीच में 2-3 पॉइंट लिखे हुए, जल का निम्नीकरण लिखा है, जल के गुणों में ह्रास हो रहा है, कि जल कैसे कैसे जो है अपनी गुणवत्ता खो रहा है। परंतु हम सिर्फ सीधा जल के निवारण के उपाय देखेंगे कि जल प्रदूषण का निवारण किस प्रकार से हो रहा है। हम चैप्टर वाइज बात करेंगे जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
जल प्रदूषण का निवारण। अब क्यों किया जा रहा है जल प्रदूषण का निवारण? क्योंकि एक तो जल का निम्नीकरण, हमने पहले भी बात की है, निम्नीकरण जब भी आए इसका मतलब है किसी चीज की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ रही है। तो जल के साथ यही हो रहा है, जल की गुणवत्ता और मात्रा का निम्नीकरण हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। इसके लिए सरकार क्या क्या प्रयोग कर रही है, कैसे कैसे हो रहा है? अगर आप भारत में देखें, जहां जिन एरियो से नदियां निकलती हैं, यानी पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्रों में, वहां जल बड़ा अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, परंतु जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है जल की गुणवत्ता कम होती जाती है, क्योंकि उसमें अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों का मलबा, ये सब मिलना शुरू होता है। तो इसमें नदी जल में बहुत चीजें मिलाई जा रही हैं। भारत में जल प्रदूषण के निवारण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो काम कर रहे हैं जल प्रदूषण के निवारण में। सीपीसीबी और एसपीसी, एसपीसी, ये दो बोर्ड जो है वो जल की गुणवत्ता पर चेक करते हैं। ध्यान रखेंगे, जैव और जीवाणुविक प्रदूषण भारत में सर्वाधिक जल प्रदूषण करता है। जैव व जीवाणुविक प्रदूषण से भारत में जल सबसे अधिक प्रदूषित हो रहा है। दो बातें, ये दो कारण रहे। दिल्ली से लेकर इटावा के बीच, दिल्ली से लेकर इटावा के बीच यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदी है। ध्यान रखेंगे, देश की सबसे प्रदूषित नदी यमुना है। किसके बीच में? दिल्ली से लेकर इटावा के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद की साबरमती और लखनऊ की गोमती, अहमदाबाद की साबरमती और लखनऊ की गोमती नदियां देश की अन्य प्रदूषित नदियां हैं। तो अहमदाबाद की साबरमती और लखनऊ की गोमती, हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में कौन सी नदी? गंगा। देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं, याद रखने वाली बात है। ये 5 नदियां। भारत में 3-4 कार्यक्रम चलाए गए। जल अधिनियम 1975, 74 सॉरी, जल अधिनियम 1974 भारत में जल प्रदूषण के निवारण के लिए बनाया गया और नियंत्रण के लिए। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी काम कर रहा, परंतु ये दोनों जो अधिनियम है वो चल नहीं पाए, इनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सका भारत के अंदर, क्योंकि इसके बाद में जल उपकर अधिनियम 1977 भी चलाया गया। ये सब जो थे भारत में प्रदूषण के को कम करने में चलाए गए। महत्वपूर्ण बातें और कुछ नहीं है। इसके अलावा हमको सिर्फ 2 चीजें रखनी है। इसी चैप्टर में एक कार्यक्रम है जल संवर कार्यक्रम। क्या है ये, कहां कहां चलाया जा रहा है, क्या महत्वपूर्ण बात है? जल संभर कार्यक्रम क्या है ये? पहली बात तो इस कार्यक्रम का मुख्य संबंध धरातलीय है वह भूमिगत जल के
सही उपयोग से संबंधित है कि किस प्रकार से धरातलीय व भूमिगत जल का सही उपयोग हो। इसके लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, जल संभर कार्यक्रम। सरकार ने इससे पहले बहुत सी व्यवस्था लागू करके देखी जल के लिए। हमने पीछे बात की कि भारत सरकार ने इसके लिए जल अधिनियम 74 भी चलाया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी चलाया, जल उपकर अधिनियम 1977 भी चलाया, परंतु इतने प्रभावी ढंग से ये लागू नहीं हो पाए। इसके बाद में सरकार ने जल संभर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि धरातलीय व भूमिगत जल का सही उपयोग हो। परंतु इसके अंतर्गत क्या था, 3-4 चीजें थी। तालाबों का संचयन, जल के स्त्रवण में रोक, धरातलीय जल का सही उपयोग, वर्षा से इनकी जल की मात्रा को बढ़ाना, ये सब चीजें इसमें शामिल की गई। कुओं का पूर्ण भर में शामिल किया गया। केंद्र व राज्य सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चलाए इसके लिए। तो इसमें 2 सरकारें रही, एक केंद्र और एक राज्य। केंद्र सरकार ने इसके लिए हरियाली नामक प्रोग्राम चलाया, हरियाली जल संभर कार्यक्रम, जो कि एक बड़ा प्रोग्राम था और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण जनसंख्या को, ध्यान रखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या को पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए और रोपण कृषि के लिए जल उपलब्ध करवाना था। तो हरियाली प्रोग्राम केंद्र सरकार ने चलाया और इस पूरी परियोजना को भारत सरकार ने ग्राम पंचायत के माध्यम से समन्वित किया भी। अच्छा प्रोग्राम था। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश सरकार ने नीरू मीरू यानी जल और आप, तथा राजस्थान की सरकार ने अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया है, अलवर में है। ये 2 प्रोग्राम जो थे वो राज्य सरकारों के रहे, अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में, और ये इसके अंतर्गत लोगों को तालाब या जोहड़ों की खुदाई, इनमें जल संचयन का प्रयोग करने का बढ़ावा दिया गया। एक ऐसा कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से चलाया। ये एक और बिंदु था इसी चैप्टर का, जल संभर कार्यक्रम। अब इसके बीच में 2 चीजें हैं, एक तो आप वर्षा जल संग्रहण, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसी किताब से देख सकते हैं। अभी हम 2 बिंदु पर बात करेंगे, एक जल क्रांति अभियान और एक भारतीय जल नीति 2002। तो क्या था ये 2 चीजें, इसी चैप्टर का अंतिम बिंदु है। दोनों बिंदुओं पर बात करते हैं। पिछली बार शायद तक प्रश्न आया इसमें से। चलिए, सबसे पहले एक तरफ है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति सन ध्यान रखेंगे कब है, 2002। और दूसरा है जल क्रांति अभियान 2015-16। चलो, 2 बिंदु जल प्रदूषण में या भारत में जल की नीति जो है उसको लेकर चलते हैं। क्या कुछ था, पहली बात तो जो जल नीति 2002 है वो कुछ बिंदुओं पर कार्यरत रही। पेयजल, दूसरा सिंचाई, ध्यान रखेंगे, बिंदु ध्यान रखेंगे। सिंचाई के बाद में जल शक्ति, नौकायान और उद्योग, यानी जल से विद्युत के लिए। जल शक्ति का मतलब जल से विद्युत, नौकायान और उद्योगों को जल उपलब्ध करवाने के 5 बिंदुओं पर भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 का जो है मुख्य बिंदु रहा। पहला था सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने के जल को सम्मिलित करना। इसके साथ जोड़ा गया इसे
पीने का जल गटर समेत करना चाहिए, क्योंकि पेयजल का कोई और विकल्प नहीं। दूसरा, सभी मानव जाति और प्राणियों के लिए जल प्राथमिक उपलब्धता रहे। सभी मानव जाति और प्राणियों के लिए जल प्राथमिक उपलब्धता रहे। भूमिगत जल का शोषण और उपाय। भूमिगत जल में पोषण या शोषण और उपाय क्या क्या उनके शोषण के उपाय हैं, उसको कम किया जाए, उसको सीमित किया जाए। तीसरा, जल की गुणवत्ता की जांच हो, चाहे वो भूमिगत जल है चाहे वो धरातलीय जल है, दोनों की जल की गुणवत्ता की जांच हो, कार्यक्रम चलाया जाए। इसके अलावा दुर्लभ संसाधन के रूप में मैंने बात की कि अलवणीय जल, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल को पहचाना जाए और जागरूकता के लिए कार्य चलाए जाए। किताबों में जल पढ़ाया जा रहा है आपको, इसी प्रकार है। शिक्षा विनिमय के अंदर, शिक्षा के अंदर जल की उपलब्धता बताई जाए, शिक्षा विनिमय। इसी के साथ में हमने बात की है प्रेरकों और अनुकरणों के माध्यम से जल के बचाव के उपाय चलाए जाए। ये राष्ट्रीय जल नीति 2002 के प्रमुख बिंदु थे। पहला, पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान और उद्योगों पर आश्रित थी। दूसरा, बहुउद्देशीय परियोजना और सिंचाई में पीने के जल को घटक को शामिल किया जाए। मानव जाति और प्राणियों के लिए जल प्राथमिक उपलब्धता रहे। भूमिगत जल का शोषण को सीमित किया जाए, उपाय जो है ढंग से क्रियान्वित किए जाए। जल की गुणवत्ता की जांच की जाए, चाहे वो धरातलीय हो चाहे वो भूमिगत हो। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल की जागरूकता को फैलाना और शिक्षा और प्रयोगों के माध्यम से जल के विनिमय या उपयोग को सुनिश्चित करना, ये बिंदु थे किस बिंदु के? राष्ट्रीय जल नीति के। इसी प्रकार से जल क्रांति अभियान ये कह रहा है कि जल एक पुनः उपयोग संसाधन है। जल का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और इसके चक्रण की जो विशेषताएं हैं वो इसके बीच चलाई गई। जलवायु परिवर्तन के माध्यम से जल एक बड़ी खराब स्थिति पैदा कर रहा है और इसी कारण भारत सरकार ने 2015-16 के तरीकों में इस अभियान को शुरू किया, जिसका मतलब था कि पारंपरिक तरीकों से जल का प्रबंधन व संरक्षण किया जाए। पारंपरिक तरीकों से जल का प्रबंधन और संरक्षण किया जाए। ये जल क्रांति अभियान का पहला प्रमुख बिंदु था और इसमें क्या क्या चीजें चलाई गई? सबसे पहला था जल ग्राम बनाना। चलिए, देश के 672 जिलों में जल ग्राम बनाए गए। वो जल ग्राम जहां जल की कमी है। तो पहली बात तो जल ग्राम की स्थापना की गई 672 जिलों में से प्रत्येक एक जिले में जहां जल कम था। 1000 हेक्टेयर मॉडल क्षेत्र कमांड के लिए चुना गया। 1000 हेक्टेयर मॉडल क्षेत्र कमांड के लिए मतलब लक्ष्य के लिए चुना गया जहां इसको सुधारा जाए, जिसमें आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, इन सब एरिया को देख सकते हैं। उसके बाद जल में प्रदूषण को कम किया जाए। अच्छा, इन्होंने वो एरिया चुने जहां सिंचाई अधिक हो रही है। जल के प्रदूषण को कम किया जाए, संरक्षण के लिए लाभ चलाए जाएं, कृत्रिम पूर्ण भरो ये सब, और रेडियो, टीवी, प्रिंट के माध्यम से यानी जन संचार के माध्यम से जल की जागरूकता फैलाई जाए। जल की जागरूकता, ये 2 अभियान भारत सरकार ने बड़े स्तर पर चलाए जल संसाधन के लिए। ये हमारा 12वीं का एक और चैप्टर था, जल संसाधन, दूसरी बुक का पार्ट 6। अगली कक्षा में किसी और बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।